सो हेलो एवरीवन। तो केमिकल बॉन्डिंग को यार आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आज केमिकल बॉन्डिंग का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो आज हमें यार दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, दो टॉपिक को डिटेल में करना है। पहला टॉपिक है आपका बॉन्ड एंगल। जय मैं जेई मेंस की बात करूं, जय नीट की बात करूं या जेई एडवांस की बात करूं, तो आपको बॉन्ड एंगल पे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको 3-4 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और उसमें पूछते हैं कि इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताओ। तो आज इस लेक्चर में आपका बॉन्ड एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंप्लीट आज हम कर देंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन जो आपके जेई मेंस में आते हैं, जेई नीट में आते हैं, जेई एडवांस में आते हैं, और हर एक टाइप के क्वेश्चन इसी लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो दूसरा टॉपिक हम लेंगे उसका नाम है ड्रैगोस रूल। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज हमें करने हैं, एक बॉन्ड एंगल और एक ड्रैगोस रूल। इन दोनों को आज हमें करना है। छोटा सा लेक्चर होगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, मेरे लिए छोटा ही है। ठीक है, बाकी शुरू करें फिर। तो नोट्स निकाल लो। पहला टॉपिक करेंगे बॉन्ड एंगल, फिर दूसरा करेंगे ड्रैगोस रूल, और आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। अब आगे वाले जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर होंगे वो आई थिंक इतने बड़े नहीं होंगे कि 2-2, 2.5-2.5 घंटे के हों। 1-1 घंटे के लेक्चर होंगे मोस्ट प्रोबेबली। एमओटी का लेक्चर एमओटी का लेक्चर बड़ा हो सकता है, हल्का फुल्का। बाकी लेक्चर 1-1 घंटे के अंदर ही काम हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं ज्यादा फील्ड में ना चला गया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका बॉन्ड एंगल। नोट्स निकाल लो। ठीक है, बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल देखो, इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं एक प्यारा सा, एक क्यूट सा एक फ्लो चार्ट बना दूंगा बॉन्ड एंगल निकालने का। एक क्यूट सा फ्लो चार्ट हम बना देंगे, उससे ही सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा। ठीक बात है। तो पहले एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। उससे पहले अगर मैं एक बात बोलूं तो आप चाहो तो एक लाइन लिख लेना। हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या, कि जो दो बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसी को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। वैसे फालतू के पन्ने क्या भरने। दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है, जैसे मान लो एक एटम ये रहा, ये सेंट्रल एटम है, मान लो ये दो आपके नेबर एटम्स हैं या सराउंडिंग एटम्स हैं। तो ये जो एक बॉन्ड दे रहा, एक बॉन्ड दे रहा, इन दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल है इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो बॉन्ड एंगल में जो एक लाइन आप लिखना चाहते हो, मैं ये कहूंगा कि आप ये लिख लो कि बॉन्ड एंगल इज डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। एक छोटी सी लाइन लिख लो, आज ज्यादा नहीं लिखना है हमें, आज हमें काम ही करना है। एक लाइन लिख लो बस, कि जो बॉन्ड एंगल है वो डिसाइड किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर से। मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। एक छोटी सी लाइन लिख लो, अब धीरे धीरे समझ आएंगी चीजें। ठीक बात है। हालांकि काफी कुछ है, आपको वेस्पर थ्योरी में समझ भी आ गया था कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ये सारी चीजें हमने एक बार देखी है। लेकिन इधर फिर से हम एक बार स्पेसिफिकली फोकस करते हुए बॉन्ड एंगल को करेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी एक लाइन लिख लेना। आज आपको ज्यादा लिखना नहीं है, आज आपको ज्यादा समझना है और समझने वाली चीजें ज्यादा हैं आज। ठीक बात है। अच्छा, तो अब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। इसको लाइन लिख लेना। इस लाइन को मैं इरेज करता हूं क्योंकि हमें फ्लो चार्ट के लिए जगह ज्यादा चाहिए। इस लाइन को लिख लेना प्लीज। ठीक है, डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, बस एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, बॉन्ड एंगल खत्म। देखो, तो बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो फ्लो चार्ट बनाना शुरू करो। आप पहले बना लो, साथ साथ में समझते भी जाएंगे, और एक बार जब पूरा बन गया एक बार फिर से रिवीजन भी कर लेंगे। चलो, तो बॉन्ड एंगल सबसे पहली बात आपका हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल आपका हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो अब दो चीजें हो सकती है। देखो, बॉन्ड एंगल आपका हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, तो दो चीजें हो सकती है कि जो 3-4 एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ये हो सकता है कि उन तीनों चारों कंपाउंड की हाइब्रिडेशन सेम हो, या ये हो सकता है कि उनकी हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो। यही दो केस हो सकते हैं। अभी फ्लो चार्ट हम बनाते जाएंगे, आपको समझ आते जाएगा। तो अब हाइब्रिडेशन की बात करें तो अब आपका जो बॉन्ड एंगल है वो हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता है। तो अब ये हो सकता है कि आपकी हाइब्रिडेशन
डिफरेंट हो, हाइब्रिडेशन आपकी डिफरेंट हो, या दूसरा केस ये हो सकता है कि हाइब्रिडेशन जो आपके कंपाउंड्स है जिनके बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किसका बॉन्ड एंगल कम है, ये हो सकता है उन कंपाउंड्स का सारे के सारे कंपाउंड की हाइब्रिडेशन सेम हो। दो केस ही हो सकते हैं जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उन कंपाउंड्स की ये हो सकता है या तो हाइब्रिडेशन सेम हो या तो हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट की। अगर मान लो हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, जैसे कि एक कंपाउंड है, लेट से उसकी हाइब्रिडेशन है sp, ठीक है, दूसरे कंपाउंड है उसकी हाइब्रिडेशन है sp2, तीसरा कंपाउंड है जिसकी हाइब्रिडेशन है sp3, लेट से, है ना, कि तीन कंपाउंड है, मान लो एक की हाइब्रिडेशन है sp, दूसरे की है sp2, तीसरे की sp3। तो आप क्या बता सकते हो कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? ये आप वैसे सोच सकते हो यार, है ना। sp हाइब्रिडेशन किसकी होगी? sp हाइब्रिडेशन कब होगी? जब लीनियर ज्योमेट्री होगी। लीनियर ज्योमेट्री के लिए ही तो sp हाइब्रिडेशन होती है। बात क्लियर है? ये सब हम चीजें कर चुके हैं यार, हाइब्रिडेशन में भी कर चुके हैं और हम वेस्पर थ्योरी में भी देख चुके थे। तो जब sp हाइब्रिडेशन तभी पॉसिबल है ना जब लीनियर स्ट्रक्चर होगा या लीनियर ज्योमेट्री होगी। और sp2 हाइब्रिडेशन कब होगी? जब ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और sp3 हाइब्रिडेशन कब होगी? जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, sp हाइब्रिडेशन कब? जब लीनियर ज्योमेट्री। sp2 कब? जब ट्रायंगल प्लेनर होगी। जब sp3 कब? जब टेट्राहेड्रल होगी। और आपको क्लियरली पता है कि लीनियर के लिए आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर आपके लीनियर के लिए बॉन्ड एंगल क्या होता था? 180 डिग्री। ऐसे ही होता था लीनियर आपका, है ना, ये लीनियर है तो इसके बीच में एंगल 180 डिग्री का। sp2 के लिए ट्रायंगल प्लेनर में एंगल आपका कितना होता था? 120 डिग्री, है ना। ये आपका सेंट्रल एटम होता था, ये आपका तीन ऐसे एलिमेंट लगे हुए थे और इनके बीच में एंगल 120 डिग्री का होता था। बोलो बात ठीक है कि नहीं? लीनियर के बीच में एंगल 180 डिग्री का, इधर 120 डिग्री। और sp3 में टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में कितना एंगल होता है? बोलो भाई, ये सब आपको आता है। अब टेट्राहेड्रल के बीच में 109 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, ये सब चीजें आपको पता है, ये सब चीजें आपको पता है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाइब्रिडेशन मतलब सिंपल सा आपको ये समझ आ रहा है कि बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा, सबसे ऐसे ऐसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। समझ आ रहा है कि अगर किसी की हाइब्रिडेशन sp है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसकी हाइब्रिडेशन sp2 है, और sp2 हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। समझ आ रहा है? देख के पता लग रहा है, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन क्या होगी? लीनियर ज्योमेट्री। तो 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। sp2 मतलब 120 के आसपास होगा, sp3 मतलब 109 के आसपास होगा। तो मतलब ए बॉन्ड इस केस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर कम और कम, ऐसे होता जाएगा। ठीक बात है? तो ये हाइब्रिडेशन डिफरेंट है, फिर तो आपको बॉन्ड एंगल बताना इजी है। बस आप हाइब्रिडेशन निकालोगे और बॉन्ड एंगल बस देख लोगे। अगर किसी की हाइब्रिडेशन sp है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, जिसकी sp2 है उसके बाद, जिसकी sp3 है उसके बाद। ठीक बात है? अच्छा, मतलब एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो ना कि जिसका s कैरेक्टर कम, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये बोल सकते हो। इधर s कैरेक्टर कितना है? 50%। इधर s कैरेक्टर कितना है? 33%। इधर s कैरेक्टर कितना है? 25%। तो जहां s कैरेक्टर ज्यादा है उधर बॉन्ड एंगल ज्यादा है। आप चाहो तो इस वे में भी बोल सकते हो। ठीक बात है? अच्छा, इसकी एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो, एग्जांपल भी साथ साथ में करते चलो। इसको तो इरेज कर देते हैं, तो बस बताने के लिए किया था। ठीक है, तो मतलब हाइब्रिडेशन पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाइब्रिडेशन पे आपका बॉन्ड एंगल डिपेंड होता है। sp हाइब्रिडेशन होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये सब जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि BEC, अभी हम क्वेश्चन एक तरह से एग्जांपल ही ले रहे हैं, क्वेश्चन तो हम बाद में लेंगे, है ना, जब फ्लो चार्ट बनाने के बाद। BeCl2 BCl3 एंड लेट्स से मीथेन CH4, इनके बीच में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ बॉन्ड एंगल का। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर होगा यार, है ना। आप स्ट्रक्चर बनाना तो अब आपको आता है ना। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, और 2 ही आपके क्लोरीन लगे हैं, और हर एक क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो मतलब 2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही क्लोरीन है, तो मतलब 2 बॉन्ड बन जाएंगे। 2 बॉन्ड बनेंगे, 0 लोन पेयर, तो लीनियर स्ट्रक्चर आएगा। ये सब अब आपको आता है यार, है ना। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, इसका भी बनाना सिखाया हुआ है, इसका भी बनाना सिखाया हुआ है। पिछले लेक्चर में ही सिखाया था, हाइब्रिडेशन के लेक्चर। तो ए आपको पता है लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ए होगा ट्रायंगल प्लेनर, ए होगा टेट्राहेड्रल। तो आपको क्लियरली पता है कि ए ऐसे आपका काम हो जाएगा, है ना, कि बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका। ठीक है, इसका
80 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री, ऐसे ही होगा, है ना। अब हाइब्रिडेशन के टर्म में भी यही बोल सकते हो कि इसकी हाइब्रिडेशन sp थी, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 थी और इसकी हाइब्रिडेशन sp3 थी। तो sp हाइब्रिडेशन वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, sp2 वाले का उससे कम, sp3 वाले का उससे भी कम। ठीक बात है। तो हाइब्रिडेशन डिफरेंट होगा फिर तो निकालना आसान है, एग्जाम्पल भी हमने देख ली। अच्छा, अब अगर हाइब्रिडेशन सेम हो, अगर हाइब्रिडेशन सेम है फिर आगे अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इधर लाइन एक जो आपको लिखाई थी कि बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर दोनों पे डिपेंड करता है। अगर अब आपकी हाइब्रिडेशन सेम है तो अब आपको स्ट्रक्चर के अंदर घुसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर के अंदर घुसना पड़ेगा। देखो हाइब्रिडेशन आपकी अभी अगर सेम है, बस देखते जाना, फ्लो चार्ट देखते जाना, उसका जो हम 10-15 जो 8-10 क्वेश्चन जितने भी करेंगे अलग अलग टाइप के, वो सब आपसे हो जाएंगे और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका जेई का एग्जाम हो जाए, नीट का एग्जाम हो। अच्छा, तो अगर आपकी हाइब्रिडेशन सेम है, अगर आपकी हाइब्रिडेशन सेम है तो अब आप देखो लोन पेयर। अब हम जा रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर घुस रहे हैं, है ना, कि स्ट्रक्चर में देखो कि लोन पेयर की बात कर रहे हैं। लोन पेयर देखो, अब ये हो सकता है कि लोन पेयर उसमें हो, केस दो केस हो सकते हैं कि उस लोन पेयर उस जो कंपाउंड के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनके बीच में लोन पेयर हो, उनके पास लोन पेयर हो, या तो दूसरा केस ये हो सकता है जिनके पास लोन पेयर मतलब एक हो सकता है जिसके पास लोन पेयर ना हो, एक हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हो। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं, जब लोन पेयर ना हो तब क्या होगा। जब लोन पेयर नहीं है तब आपका बॉन्ड एंगल सेम होगा, बॉन्ड एंगल सेम होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा? सेम होगा। मतलब जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और उसके पास कोई लोन पेयर भी ना हो तब आपका बॉन्ड एंगल सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से ज्यादा चमकता है दिमाग में, ठीक है, क्योंकि माइंड हमारा थोड़ा क्वालिटेटिव होता है क्वांटिटेटिव के साथ साथ। तो जैसे हम बात करें, जैसे BF3 है, BCl3, BBr3, है ना, BI3 भी ले सकते हो, जगह अपने पास। चलो अभी बना देते हैं फिर इरेज कर ले। BI3, मान लो ये 4 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, इनके बीच में पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताओ, या जो भी ऑर्डर है। अच्छा, तो आपको क्लियरली दिख रहा है इनका स्ट्रक्चर। वैसे तो आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता है कि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ये बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब ट्रिगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। सेम इसी तरह इधर भी होगा, 3 क्लोरीन लग जाएंगे। लोन पेयर किसी के पास भी नहीं है ना, लोन पेयर किसी के पास भी नहीं है। आपको सब कुछ स्ट्रक्चर बनाना तो अब आपको आता होगा यार, है ना। हमने 2.5 घंटे का लेक्चर लिया हुआ है स्ट्रक्चर बनाने में ही, और वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। सबसे ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग छोड़ो, पूरी इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है पिछला लेक्चर। तो जिसने नहीं किया है एक बार कर लो प्लीज, सीधा ना कूद के आ जाओ। ठीक है, तो ऐसे इनके स्ट्रक्चर होंगे, चारों के ट्रिगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे। तो अब इनकी हाइब्रिडेशन देखो सेम ही है, इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या होगी? 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 सिग्मा 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। ठीक है, इसकी भी हाइब्रिडेशन sp2, इसकी हाइब्रिडेशन भी sp2, इसकी हाइब्रिडेशन भी sp2। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक बात है। अच्छा, तो हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो ये केस बन रहा है हाइब्रिडेशन सेम हो और लोन पेयर ना हो। जब लोन पेयर हाइब्रिडेशन सेम है, इन सब की हाइब्रिडेशन सेम भी है और कोई इनके चारों के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, चारों के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो आपका क्या होगा? बॉन्ड एंगल सेम होगा। मतलब इधर भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, इधर भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। आपको क्लियरली दिख भी रहा है ना, उसमें कुछ बताने वाली बात भी नहीं है। इधर भी एंगल 120 डिग्री होगा, इधर भी एंगल 120 डिग्री होगा। तो क्या होगा ऑर्डर कि मतलब ये आपके सबका बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। ठीक बात है। तो सिंपल सी बात है, आप ये तो हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, लेकिन आपको तो वैसे भी ये पहले से ही पता था ना। आपको अगर सामने अगर एक क्वेश्चन आया होता तो आप अगर सोचते थोड़ा तो आप खुद ही बता देते कि अगर BF3 BCl3 में सब कुछ तो सेम ही है, हाइब्रिडेशन भी सेम है, ठीक है, और लोन पेयर भी नहीं है, तो लोन पेयर भी किसी में डिफरेंस नहीं है कोई, तो बॉन्ड एंगल सेम ही होगा। ठीक बात है। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास हाइब्रिडेशन सेम हो, लोन पेयर ना हो, तो आपका बॉन्ड एंगल सेम होगा। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे इसको लिख लेना फ्लो चार्ट में। ठीक है, इरेज कर दूं। चलो अभी बस एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे तो और मजा आ जाएगा। फिर अप्लाई करना हम थोड़ा स्ट्रेंथन कर लेंगे ना फ्लो चार्ट से।
फ्लो चार्ट में आपको 90-95% समझ आ जाएगा सब कुछ, और जो 5% की कसर रहती है और क्वेश्चन से स्ट्रेंथन कर लेते हैं, है ना। अच्छा, लोन पेयर ना हो तो बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा। अब लोन पेयर हो तब क्या करें, लोन पेयर हो तब क्या करें। अब लोन पेयर अगर हैं तो अब दो केस हो सकते हैं, ठीक है। केस ही ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना कि इतने केस कहाँ से बना रहे हो भैया। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना आपको खुद समझ आ जाएगा। बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये चीज अप्लाई हो रही है और इस अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर आएगा। अब देखते जाना बस लेक्चर के लास्ट तक, ठीक है। अब अगर लोन पेयर है तो दो चीजें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर हैं उसमें तो कितने लोन पेयर हैं उसकी बात कर रहे हैं। लोन पेयर पहली बात तो हमने देखा हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है तो हम लोन पेयर में घुसे। अगर लोन पेयर आपके ना हो तो आपका बॉन्ड एंगल सेम होगा। अगर लोन पेयर आपके पास अगर लोन पेयर हैं तो अब आप ये देखो कि कितने लोन पेयर हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है, मतलब किसी के पास एक लोन पेयर, आपको जो 3-4 कंपाउंड दिए हुए हैं उसमें से किसी के पास एक लोन पेयर हो, किसी के पास 2 हो, किसी के पास 3 हो, किसी के पास 4 हो, मतलब लोन पेयर अलग अलग है, तो आपको क्लियरली पता है। अगर मुझे ये बताओ अगर लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा, ये तो आपको वेस्पर थ्योरी में मैंने बताया था। बॉन्ड एंगल जब लोन पेयर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे रिपल्शन उतनी ज्यादा मिलेगी, बॉन्ड एंगल उतना आपका छोटा हो जाएगा। ठीक बात है। तो आप क्लियरली ये लिख सकते हो कि अगर आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट हो तो आपका बॉन्ड एंगल जो है वो आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर के। बॉन्ड एंगल आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर के, कि जितने लोन पेयर कम होंगे उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जितना लोन पेयर ज्यादा होंगे उतनी रिपल्शन ज्यादा मिलेगी और उतना बॉन्ड आपका अंदर की तरफ झुक जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें अमोनिया में और वाटर में, अमोनिया और वाटर की एग्जांपल लेते हैं, है ना। इन दोनों इसको आप एज ए एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा, अमोनिया देखो, इनके स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। अब आपको स्ट्रक्चर में घुसना पड़ेगा ना, हाइब्रिडेशन तो देखना भी दोनों की सेम ही आएगी। देखो स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं मैंने बनाने सिखाए होते तो आपके लिए भी कितना टफ हो जाता है ना, क्योंकि सिर्फ हाइब्रिडेशन तो काम हो नहीं रहा, स्ट्रक्चर के अंदर भी घुसना पड़ रहा है। फिर आप बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन कैसे कर पाते? ऐसी बहुत सी टॉपिक्स आएंगे जिसमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। मुझे खुद बताओ आप बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन कैसे कर सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है। और स्ट्रक्चर कितना क्या टफ है, बस वही 2 पॉइंट अप्लाई करने जो मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। और बाकी एक्सपीरियंस से आपको पता लगते जाता है कि अच्छा इधर 2 बॉन्ड बनाए कि 3 बनाए, वो आपको पता लगते जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक बात है। अच्छा, तो देखो इधर एक लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन तो देखो दोनों की ही सेम है। हाइब्रिडेशन क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है इधर, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से हमें हाइब्रिडेशन मिलती है, तो 3 + 1 4, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, और इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3, है ना। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड थे और एक आपका लोन पेयर था। तो हाइब्रिडेशन तो दोनों की सेम है। तो अभी क्या हुआ, हाइब्रिडेशन सेम थी, लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, तो अब हम ये चेक करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। अगर लोन पेयर डिफरेंट है, जैसे इसमें एक लोन पेयर था, इसमें 2 लोन पेयर है, तो आपको क्लियरली पता, आप खुद भी बता, आपको ये सब मैंने कराया हुआ है, ये तो बस इधर कर रहे हैं हम थोड़ा सिस्टमैटिक वे में। तो आप खुद बताओ कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ऑब्वियसली इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, है ना, क्योंकि इधर लोन पेयर 2 है, दो लोन पेयर तो रिपल्शन ज्यादा देंगे तो ये आपका बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। जब इधर दोनों तरफ से धक्का मिलेगा इसको तो ये आपका बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। जो ये आपका थीटा है, जो ये आपका थीटा था, ये आपको जब इधर से धक्का मिलेगा तो ये और छोटा हो जाएगा। इधर एक ही है तो धक्का कम मिलेगा कंपैरेटिवली। इसीलिए अमोनिया का जो आपका, वैसे इनकी वैल्यू भी आपको याद रख लेनी होती है, सिलेबस में आ जाती है, ठीक है। स्पेशली अमोनिया और वाटर की, अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है, कितना, 107 डिग्री, और इसका 104 डिग्री होता है। तो याद रख लेना, याद वैसे याद रह ही जाता है, कुछ आपको जबरदस्ती याद रखना नहीं पड़ता है भाई, अपने आप ही ऑटोमेटिकली दिमाग में याद रह जाता है। जैसे आपको याद रहता है 2 + 2 4 होता है, वैसे अपने आप भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे इसे, ठीक है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 107 और वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104,
ठीक बात है। तो अगर जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना बॉन्ड एंगल आपका छोटा होता जाएगा। तो ये हमने लिखा है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। ठीक बात है। अच्छा, अब अगर लोन पेयर, एक केस तो हो गया, अब अगर लोन पेयर सेम हो, मतलब हाइब्रिडेशन भी सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडेशन भी सेम हो और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो, तो अब क्या होगा, अब ए हो सकता है, अब बस यही चीज हो सकती है, या तो सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, ठीक है, या ये जगह कम है अपने पास, कहाँ बनाए, चलो बनाना तो इधर भी पड़ेगा, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, दूसरा केस ये हो सकता है कि सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, या नेबर एटम, कुछ भी लिख लेना है ना, सराउंडिंग एटम में लिख दे रहा हूं, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। एक सेंट्रल एटम होता है, बाकी नेबर एटम्स होते हैं, मैंने सराउंडिंग एटम लिख दिया, आप चाहो नेबर एटम भी लिख लो। अच्छा, तो हाइब्रिडेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी अगर सेम हो, तो आप ये चेक करोगे कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। अभी देख फ्लो चार्ट में मैं भी इतना क्लियरेंस ना मिल रही हो, लेकिन आपको जब एग्जांपल दे रहा हूं तो अब एग्जांपल से तो पता लग जा रहा है ना, बस वही चाहिए, ये फ्लो डायग्राम रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कहाँ ले, इसको इरेज कर दे अपना एग्जाम्पल, चलो इधर ले लेते हैं, इधर ऊपर ले रहा हूं ना इसकी एग्जाम्पल। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं अमोनिया, लेट से इनकी बात कर रहा हूं, इन चारों में मैं बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना चाहता हूं। अब इन चारों में अगर आप देखो, इन चारों का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, इन चारों का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसी तरह बाकी भी आ जाएंगे ना, एक बार इधर आपका एस भी आ जाएगा, एंटीमनी, है ना, इसी तरह आपका दूसरा ए भी आ जाएगा, बना लो बनाना है तो, ठीक है, ये चार स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अच्छा, अब इन चारों में आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाइब्रिडेशन तो सबकी सेम है, इसकी भी हाइब्रिडेशन sp3, इसकी भी हाइब्रिडेशन sp3, इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3 और इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3। तो हाइब्रिडेशन सेम है, तो आप नीचे गए, नीचे आपने फिर देखा कि अब देखा कि लोन पेयर है कि नहीं है, तो आपने देखा कि चारों में लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो आप इस रास्ते पे आए, इस रास्ते पे आए तो इस रास्ते पे आए, तो अब नंबर ऑफ लोन पेयर देखे, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है कि डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है, उसकी एग्जांपल तो देख चुके हैं हम, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर इस केस में क्या है, सेम है, ठीक है, तो आपका ये वाला केस जा रहा है। अभी देखो क्या हुआ, इस केस में कैसे ट्रैवल हो रहा है, बॉन्ड एंगल हम चेक कर रहे हैं, इन चारों में हम बॉन्ड एंगल चेक कर रहे हैं, तो देखो ट्रैवल कैसे कर रहे हैं हम, बॉन्ड एंगल चेक कर रहे हैं, फ्लो चार्ट से समझा रहा हूँ, बॉन्ड एंगल चेक कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन इन चारों की हाइब्रिडेशन सेम है, तो हम और नीचे आए, ठीक है, हाइब्रिडेशन सेम है। अब लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर चेक किया, लोन पेयर इसमें है, लोन पेयर है कि नहीं है, इन सब में लोन पेयर है, तो हम और इस रास्ते पे आएंगे, इस रास्ते पे नहीं जाएंगे। अब देखो नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है कि सेम है, तो इस चारों में एक एक लोन पेयर ही है, सब में सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, तो ये वाला रूट फॉलो होगा, है ना, ये वाला फॉलो नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर सेम ही है। अच्छा, फिर बस आप ये देखो कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो आपको इनमें दिख रहा है क्लियरली कि सेंट्रल एटम आपका डिफरेंट हो रहा है ना, सराउंडिंग एटम तो हर एक केस में हाइड्रोजन ही है, ठीक है, तो सेंट्रल एटम इधर आपका डिफरेंट है, सेंट्रल एटम आपका चेंज होता जा रहा है। तो क्या लिखोगे, सेंट्रल एटम अगर जब आपका डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल आपका जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, या चाहो तो ये भी लिख लो साथ में, अच्छा रहेगा कि, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। बेसिकली वही बात है, साइज जिसका छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ना, साइज जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं, जिसका साइज छोटा होगा और न्यूक्लियस उसका क्लोज होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो बॉन्ड एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। या अगर आपका सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल आपका जस्ट इसके उल्टा होता है। यार अब जगह नहीं है अपने पास, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं। तो
सराउंडिंग एटम जब आपका डिफरेंट हो, है ना, डिफरेंट, तो बॉन्ड एंगल जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, बॉन्ड एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, या आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा हम फेवरेबल, मुझे साइज के अकॉर्डिंग करना, सोल्व करना ज़्यादा ईजी लगता है और अच्छा लगता है, तो वो भी सही है, वो भी सही है, दोनों एक ही बात है वैसे तो। अच्छा, तो इस केस में देखो अभी क्या है, मैंने क्या बोला, जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो आप किसी भी अकॉर्डिंग चेक कर लो। अब आपको क्या दिख रहा है इन सब में कि हाइब्रिडेशन सेम थी, हाइब्रिडेशन सेम थी, लोन पेयर, इनमें नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम थे, हाइब्रिडेशन भी सेम थी, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम थे, मतलब हाइब्रिडेशन भी सेम थी, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम थे। तो फिर आपने देखा सेंट्रल एटम डिफरेंट था बस। तो अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या साइज के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको क्लियरली पता है कि जैसे आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, आर्सेनिक और एंटीमनी है, तो आपको पता है, क्लियरली पता है कि नीचे आते हुए साइज आपका क्या होगा, नीचे आते हुए साइज आपका इंक्रीज होगा, या इस वे में बोलूँ तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, दो किसी भी वे में देख सकते हो। तो साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, तो साइज ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, साइज ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, मतलब इसका साइज सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो मतलब ए आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा, ए आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मे भी अभी हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्स लगे कि इतना कुछ सोचना है, लेकिन एक बार बस फ्लो चार्ट बना लो, उसके बाद जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कितना इजी था, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहना, कुछ भी नहीं है अभी, इतने टफ टॉपिक आपको समझ आ गए हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, बॉन्ड एंगल तो बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, समझ गए। अच्छा, तो बॉन्ड सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, है ना। तो सेंट्रल एटम डिफरेंट था, हाइब्रिडेशन भी इनमें सेम थी, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम थे, तो फिर हाइब्रिडेशन भी सेम हो और अगर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो तो बस देखो कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो इस केस में सेंट्रल एटम डिफरेंट था, तो सेंट्रल एटम जब डिफरेंट होगा तो बॉन्ड एंगल आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसका साइज सबसे छोटा, इसका साइज सबसे छोटा, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड एंगल छोटा, ठीक है। तो इसका साइज सबसे बड़ा था तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होगा, ठीक बात है। अच्छा, एक केस हो गया सेंट्रल एटम डिफरेंट का। अगर आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, उसकी एग्जांपल जैसे हम ले लें, सराउंडिंग एटम अगर आपका डिफरेंट हो, ठीक है, इसकी एग्जांपल लिख लेना है ना, इसके नीचे ही आपके पास तो जगह बची होगी, ठीक है, आपके रजिस्टर में, उधर इसके नीचे एग्जांपल लिख लेना है यानी। अच्छा, जब आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, जब आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, जैसे कि बात अगर मैं करूं F2O एंड Cl2O में, मान लो ये दो हैं। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में सराउंडिंग एटम, आपकी स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर तो ये रहा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो ये रहा, तो इनकी हाइब्रिडेशन भी सेम है, हाइब्रिडेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। तो आपने चेक किया सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो इन दोनों में सेंट्रल एटम तो सेम ही है, दोनों में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही है। तो इस केस में पेरिफेरल एटम या नेबर एटम या सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो इस केस में सराउंडिंग एटम आपके अलग अलग है। इस केस में फ्लोरीन था, इस केस में क्लोरीन था। सेंट्रल एटम दोनों केस में सेम था। पिछले केस में क्या था, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा है, सराउंडिंग एटम चेंज हो रहा है। तो जब सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तब आपका बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो देखो किसका साइज ज़्यादा है, फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज किसका ज़्यादा होता है, आपको पता, नीचे आते हुए साइज इंक्रीज होता है, तो क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है, तो मतलब जिसका साइज ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। सराउंडिंग एटम के केस में जब बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, और जब आपका सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बॉन्ड एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, ठीक बात है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, है ना, कि आपका जो पेरिफेरल एटम था या सराउंडिंग एटम था उसका साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। सराउंडिंग एटम अगर डिफरेंट हो आपका तो सराउंडिंग एटम का साइज बॉन्ड, उस केस में बॉन्ड एंगल जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो इन दोनों केस में आपका सेंट्रल एटम तो सेम था, सराउंडिंग एटम डिफरेंट था। तो जब सराउंडिंग एटम आपका डिफरेंट हो तो आपका बॉन्ड एंगल जो है उसका ज़्यादा होगा जिसका साइज ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो इसका साइज ज़्यादा तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, ठीक बात है। अच्छा,
तो इतनी बात है, एक छोटी सी एक्सेप्शन लिखानी है, एक छोटी सी, बस छोटी सी। जब आपका सराउंडिंग एटम जो है, जब कंपैरिजन हो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं, बस ये फ्लो चार्ट बना लेना। मैं इसलिए कुछ रेज नहीं कर रहा हूं कि फ्लो चार्ट आपका कंटिन्यूस बना हुआ दिखता रहे। एक छोटी सी एक्सेप्शन, बस और कुछ भी नहीं है। एक्सेप्शन भी क्या, उसका रीजन भी है, लेकिन वो रीजन बताने का कोई मोटिव है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस का कोई पार्ट भी नहीं है, कोई कभी पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हम। ठीक है, फालतू में टाइम ही वेस्ट होगा आपका और जरूरत भी नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी एक्सेप्शन इधर चाहो तो लिख लो। जब आपका जो सराउंडिंग एटम है, जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बात हो रही हो, सराउंडिंग एटम जो आपका है, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, मान लो सराउंडिंग एटम आपका डिफरेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O है ना, H2O और लेट्स से F2O है ना, ये दो है। तो इन दोनों केस में आपका देख रहे हो कि सेंट्रल एटम तो आपका सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो मैं बात कर रहा हूं जब सराउंडिंग एटम आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जब कंपैरिजन हो, तो वैसे आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। आपको पता है फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ना, इसमें कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1s2, 2s2, 2p5 तक जाती है, मतलब सेकंड शेल भी आता है, और इस केस में पहला ही शेल होता है हाइड्रोजन में, 1s1 होता है। तो हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो इधर पेरीफेरल सराउंडिंग एटम या पेरीफेरल एटम डिफरेंट है, तो वैसे होना क्या चाहिए था कि जब सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक बात है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, मतलब इसका साइज ज्यादा है, इस केस में सराउंडिंग एटम दोनों केस में डिफरेंट था, सेंट्रल एटम सेम था, मतलब ये चीज लगनी चाहिए थी कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो साइज के। तो मतलब इसका साइज ज्यादा है, तो मतलब ये होना चाहिए था कि बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता यह है कि बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है। तो बस ये याद रखना, एक छोटी सी चीज याद रखना कि जब सराउंडिंग एटम्स में कंपैरिजन हो रहा हो, जब आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, सराउंडिंग एटम जब आपका डिफरेंट हो और आपको कंपेयर करना है, आपका जब युद्ध हो रहा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, तो जब हाइड्रोजन जब एक्ट करेगा एज ए सराउंडिंग एटम, तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिस कंपाउंड में फ्लोरीन आपका सराउंडिंग एटम होगा। सिंपल सी बात क्लियर है। जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कंपैरिजन हो, एक कंपाउंड में हाइड्रोजन एज ए सराउंडिंग एटम लगे हुए हैं, दूसरे कंपाउंड में आपका फ्लोरीन एज ए सराउंडिंग एटम लगा हुआ है। तो जब हाइड्रोजन एज ए सराउंडिंग एटम लगा हो, तो हाइड्रोजन जिस केस में हाइड्रोजन एज ए सराउंडिंग एलिमेंट लगा होगा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के। जैसे इस केस में देखा तो हाइड्रोजन, इस केस में हाइड्रोजन आपका सराउंडिंग एटम ये रहा, फ्लोरीन एज ए सराउंडिंग एटम ये रहा, है ना। तो जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपके सराउंडिंग एटम्स हो, तो हाइड्रोजन वाले कंपाउंड का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन वाले का। बस इतना एक एक्सेप्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक फ्लो चार्ट पे एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट में देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आपका हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपकी हाइब्रिडेशन सेम हो, अगर आपकी हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो, तो हाइब्रिडेशन डिफरेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग तो हम बॉन्ड एंगल बता ही देंगे कि अगर किसी की हाइब्रिडेशन sp होगी तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जैसे जैसे s कैरेक्टर आपका कम होता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपने बता दिया था, एग्जाम्पल दे दी थी। अच्छा, अब अगर हाइब्रिडेशन आपकी सेम हो जाए तो आप स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाओगे। ठीक है, हाइब्रिडेशन आपकी सेम हो जाए तो आप स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाओगे, तो आप ये चेक करोगे कि लोन पेयर उसमें है कि नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल सेम होगा, लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल आपका सेम होगा। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी BF3 BCl3 BCl3 BI3, है ना। तो इन सब में आपका बॉन्ड एंगल आपका सेम होगा, क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन भी सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी बॉन्ड एंगल सेम होगा। अगर आपका पास लोन पेयर है तो आप ये देखो कितने लोन पेयर है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है, कि मतलब एक के पास 1 लोन पेयर है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, तो जितने लोन पेयर कम होंगे उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, या जितना लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतनी रिपल्शन मिलेगी। तो बॉन्ड एंगल, उस केस में बॉन्ड एंगल आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर के। जैसे अमोनिया और वाटर की हमने एग्जांपल ली थी, तो इसमें अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा था, इसका बॉन्ड एंगल 160 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री था। अच्छा, आगे बात करें तो
नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट हो तो आप बता ही दोगे इजिली। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो, तो नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो तो बस ये चेक करो कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, या बॉन्ड एंगल आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, जैसे हमने ये देखा। तो इस केस में आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट था, पेरिफेरल एटम या सराउंडिंग एटम आपका सेम था। तो सेंट्रल एटम जब डिफरेंट था तो जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, और ऐसे जाते जाते बॉन्ड एंगल आपका कम हो रहा है। और जब आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो बॉन्ड एंगल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, जैसे एग्जांपल हमने देखी थी ये वाली, है ना। इन दोनों केस में आपका, इस केस में सराउंडिंग एटम एक फ्लोरीन है, इस केस में सराउंडिंग एटम आपका क्लोरीन है, सेंट्रल एटम सेम है। तो अब क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है फ्लोरीन के कंपैरेटिवली, तो जिसका साइज ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो इसका साइज ज्यादा था इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। और एक हमने एक्सेप्शन देखी है इस रूल की सराउंडिंग एटम डिफरेंट के केस में, कि जब आपका सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन या फ्लोरीन के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, तो हाइड्रोजन जब आपका सराउंडिंग एटम की तरह एक्ट करता है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब फ्लोरीन आपका सराउंडिंग एटम की तरह एक्ट करता है। इसीलिए हमने बोला कि वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है F2O से। ठीक बात है, बस यही आपका फ्लो चार्ट है। इसको फ्लो चार्ट को अपने रजिस्टर में कॉपी में बना लो, नोट्स में बना लो। अब क्वेश्चन करते हैं, अब हो जाएगा सब, अब हो जाएगा। बस इस फ्लो चार्ट को बना लो, काम हो जाएगा। इसको रटना नहीं है, बस समझने के लिए बनाया है। इसको ये नहीं कि रटने लग जाओ कि ऐसे ऐसे करते जाना, रटने के लिए रटना नहीं है कुछ, बस समझने के लिए बताया है। ठीक बात है। अच्छा चलो इसको बना लो, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, इरेज कर दूं, बना लो भाई, कर दे, बोलो यार, कर दूं? चलो 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 बस अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप। इतना समझ आ गया है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और नहीं भी हल्का फुल्का अगर कंफ्यूजन भी हो तो अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तेरे लिए रोई ना हुंदी, रोई ना हुंदी, तू भी मेरा कोई ना हुंदा, मैं भी तेरी कोई ना हुंदी, जे मैं तेरे लिए रोई ना हुंदी, तू चलो थोड़ा इरेज करने में एफर्ट लग रहे हैं ज़्यादा। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है कपड़े में, आज धोना पड़ेगा लग रहा है, आलसी इंसान हो। ठीक है चलो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लेट से कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स से BCl3CH4। करो क्वेश्चन सोल्व। पहले पॉज करके हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करते रहना, एक बार सोचते रहना कि फ्लो चार्ट में कौन सा पॉइंट लग रहा है, तब मजा आएगा, तब आपको मजा आएगा यार, फील बहुत अच्छा आएगा। प्लीज करना हर एक क्वेश्चन में, पहले एक बार करना। मैं तो समझाऊंगा ही ना, मैं समझाने के लिए ही आया हूँ, लेकिन एक बार खुद सोचना कि फ्लो चार्ट का कौन सा पॉइंट इसमें लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आता है, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर, BCl3 का ये रहा, और मीथेन का टेट्राहेड्रल। तो इसकी हाइब्रिडेशन, वैसे तो आपको स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि इधर 180 डिग्री एंगल होगा, और इधर आपका 120 डिग्री एंगल होगा, और इधर आपका 109 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, वैसे भी पता लग रहा है, तो मतलब ऐसा आपको पता है कि इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। और हाइब्रिडेशन के वे में भी देखो तो इसकी हाइब्रिडेशन sp, इसकी हाइब्रिडेशन sp2, और इसकी हाइब्रिडेशन sp3।
तो हाइब्रिडेशन अगर डिफरेंट है तो बस आप देखोगे कि sp वाले जिसकी हाइब्रिडेशन sp होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर इसका मतलब परसेंटेज एस करेक्टर इधर जैसे जैसे हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं आपका परसेंटेज एस करेक्टर कम होता जा रहा है, और परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल आपका कम होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो रद्दी सा था, आपने कर लिया होगा आई होप। ठीक है ना, क्लियर है। इसमें तो पहला ही पॉइंट लगा है, फ्लो चार्ट का जो लेफ्ट साइड में हमने पहला पॉइंट लिखा था वही लग रहा है कि हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो तो sp हाइब्रिडेशन वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू sp2, और sp2 वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू sp3 वाले के। अच्छा, चलो आगे बात करते हैं। लेट्स से NO2 पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, इन दोनों के बीच में बात करते हैं। इनके बीच में आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा आपका ए, और इस केस में आपका होगा ए। अच्छा देखो, मैं समझ सकता हूं कि आपको जब चार्ज स्पीसीज दिखती होगी तो आपके बीच अंदर हल्की सी नर्वसनेस आती होगी, मैं समझ रहा हूँ सारी बातें। ठीक है, तो जब अगर आपको नर्वस अभी फील हो, क्योंकि अभी आपका शायद इतना एक्सपीरियंस ना हो, तो आप इसकी अगर आपको हाइब्रिडेशन, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी नर्वसनेस आए तो आप हाइब्रिडेशन फॉर्मूले से निकाल लिया करो उस केस में, जिस केस में आपको नर्वसनेस आए। इसलिए मैंने आपको हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला भी कराया था कि फॉर्मूले से हाइब्रिडेशन निकालने को। और अगर लेकिन फॉर्मूले से निकाल लेना, मैं समझ रहा हूँ कि आपके अंदर हो सकता है कि हल्की सी घबराहट हो चार्ज देख के कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी स्टार्टिंग में हो सकता है कि नर्वसनेस हो। तो अगर आपको कभी डाउट हो या नर्वसनेस हो तो आप फॉर्मूले से हाइब्रिडेशन निकाल लेना। जब अभी जैसे मैं निकाल के एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे फॉर्मूला आपको मैंने कराया भी हुआ है, तो उसे हाइब्रिडेशन निकाल के देख लेते हैं। लेकिन फॉर्मूले से निकालने के बाद भी उससे आपका बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन तब भी उसका कोशिश जरूर, क्वेश्चन तो सोल्व कर लेना आप अपना, है ना, हाई फॉर्मूला निकाल के। लेकिन उसके बाद 2 मिनट निकाल के सोचना जरूर कि इसका स्ट्रक्चर हम बनाए कैसे, उससे अपने स्ट्रक्चर की कमांड बनाना शुरू करना। फॉर्मूले से जाके क्वेश्चन सोल्व कर लेना, लेकिन उसके बाद 2 मिनट लगा के सोचना कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूँ मैं। ठीक है, सो दैट आपके माइंड में चीज़ें जाती रहे कि कैसे स्ट्रक्चर में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होते जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो आप जो फॉर्मूले से हाइब्रिडेशन निकाल के काम कर लेना, लेकिन जब क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, 4 नंबर आपको मिल गए, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद 2 मिनट देके उन सबके स्ट्रक्चर बनाने के एक बार सोचना जरूर, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, तो नर्वसनेस खत्म। अब बस आपको बस सीखना है, अब तो कोई चैलेंज है नहीं, आपकी कोई ईगो हर्ट होगी नहीं या डीमोटिवेशन तो होगी नहीं, तो बस आप क्वेश्चन को, स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करना 2 मिनट निकाल के हर एक की। ठीक बात है। अच्छा, तो जैसे हाइब्रिडेशन देखूं अगर फॉर्मूले से, तो क्या होता है, फॉर्मूला हाफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेंट्रल एटम, ये सब आपको आता है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में कितने हैं, 5। कोई मोनोवैलेंट एटम है, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज माइनस, नेगेटिव चार्ज प्लस, पॉजिटिव चार्ज माइनस, तो पॉजिटिव +1 पॉजिटिव चार्ज है तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही लगाते हैं फॉर्मूला, हाफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव, माइनस प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो इधर पॉजिटिव चार्ज था तो माइनस पॉजिटिव चार्ज किया, -1 कर दिया। ऐसे ही लगाते थे, फॉर्मूला निकालना, फॉर्मूला लगाना आपको मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो हाफ 5 - 1 4, तो 4/2 2 आया, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp। और स्ट्रक्चर से भी देखो तो एक सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडेशन। ठीक है, और इस केस में हाइब्रिडेशन हाफ, वैसे तो आपको अगर डायग्राम स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तब तो एक सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन sp2। और फॉर्मूले से देखें तो हाफ सेंट्रल एटम 5, ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम 5 है। ठीक है, और उसके बाद आपके नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 0 है, ना हाइड्रोजन है ना हेलोजन है कोई। ठीक है, और आपका आगे माइनस NO2 नेगेटिव है ना, तो आपका नेगेटिव चार्ज ऐड होता है, नेगेटिव चार्ज ऐड, पॉजिटिव चार्ज तो कोई है नहीं। ठीक है, तो 5 + 1 6, 6/2 3। ठीक है, 3 आया तो 3 के लिए हाइब्रिडेशन sp2। तो यही फॉर्मूले से देखो, यही स्ट्रक्चर से देखो, हाइब्रिडेशन आपकी आएगी तो सेम ही। ठीक है, तो अगर आपको कभी घबराहट हो कि इसकी हाइब्रिडेशन में स्ट्रक्चर नहीं बनाने में नर्वसनेस आ रही है, डाउट आ रहा है कि मैंने सही बनाया कि नहीं, तो फॉर्मूला लगा के एक बार हाइब्रिडेशन उससे भी निकाल लेना। ठीक है,
तो आपकी हाइब्रिडेशन आई sp, इसकी आई sp2। तो आपको क्लियरली पता है अगर इसकी हाइब्रिडेशन sp है, इसकी sp2 है, तो sp वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है sp2 वाले से, तो मतलब इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इससे, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इससे। सिंपल सी बात है, ठीक है। और वैसे भी आपको दिख रहा है अगर स्ट्रक्चर से आप देखो तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, इसकी बेंट शेप है ना, तो एंगल इधर कम ही होगा, इधर 180 डिग्री होगा और इधर 120 से कम होगा, 120 से कम होगा ना, या 120 के आसपास होगा, ये बोल सकते, ठीक बात है। अच्छा, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तो हमने वही देखा कि हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो, मतलब इस लेफ्ट वाला पहले ही केस देखा है अभी हमने जब फ्लो चार्ट था हमारा। आगे भी देखते हैं कुछ और चीजें। लेट्स से जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉन्ड एंगल का, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडेशन देखो, इसकी भी इसका स्ट्रक्चर आपको देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है, तो आपको फ्लो चार्ट भी इतना सोचना नहीं पड़ता है अगर आपको स्ट्रक्चर ही इमेजिन हो जाए। और ये स्ट्रक्चर इमेजिन करना मैंने बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में आपको समझा चुका हूँ, उससे सिंपल वे कोई तरीका नहीं है स्ट्रक्चर को समझने का, कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये इन तीनों के स्ट्रक्चर है ना। तो हाइब्रिडेशन इसकी क्या है, sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। हाइब्रिडेशन तो सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, मतलब इस तरफ चले गए फ्लो चार्ट के इस तरफ। मैं फ्लो चार्ट को अप्लाई करना बता रहा हूँ। तो हाइब्रिडेशन के इस स्ट्रक्चर डिफरेंट था, तो अब तो हाइब्रिडेशन डिफरेंट थी, तो अब उसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब आपकी हाइब्रिडेशन अगर हाइब्रिडेशन आपकी क्या हो, सेम हो, हाइब्रिडेशन सेम है तो आगे जाएंगे। अब क्या देखेंगे, लोन पेयर, क्या देखेंगे, लोन पेयर। तो अगर नंबर ऑफ लोन पेयर है कि नहीं, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल तो सेम ही होगा, और अगर नंबर ऑफ लोन पेयर है तब हम आगे देखेंगे। तो इस केस में देखो, इसमें तो लोन पेयर है ना, इस केस में लोन पेयर 2 है, इधर लोन पेयर 2 है, इधर लोन पेयर आपका 1 है, इधर आपका लोन पेयर 0 है, इधर आपके 0 लोन पेयर। तो इधर तो लोन पेयर वाला केस लग रहा है ना, कि इधर आपके लोन पेयर है भी और लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट भी है। तो बॉन्ड एंगल आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। आपको वैसे स्ट्रक्चर से भी समझ आ रहा है कि जहां लोन पेयर ज्यादा होंगे उधर आपका एंगल कम होगा, उधर आपका एंगल कम होगा। ये आपका लेट्स से θ1 है, ये θ2 है, ये आपका θ3 है। तो जहां आपका बॉन्ड, जहां आपके लोन पेयर ज्यादा होंगे उधर आपका थीटा कम होगा, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा मिलेगी। तो सिंपल सी बात है कि आपका बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, है ना। और वैसे भी आपको पता है कि टेट्राहेड्रल है, तो इधर बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री, इधर आपको मैंने बता चुका हूँ इसका बॉन्ड एंगल होता है 107, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, ठीक बात है। तो देखा आपने, हमने वो वाला अप्लाई कर दिया कि हाइब्रिडेशन सेम, फिर हम आगे गए लोन पेयर है कि नहीं, इसमें लोन पेयर था, फिर और नीचे गए तो हमने देखा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें क्या था, डिफरेंट आ रहा था, तो हमने डिफरेंट वाला केस लगाया। जब नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के। तो जिसमें लोन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, इसलिए आपका ये ऑर्डर आया। इसमें लोन पेयर 0 थे, इसमें लोन पेयर 1, इसमें लोन पेयर 2, ठीक बात है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो अप्लाई कर रहे हो ना, सिंपल था। आप खुद भी पहले, आप खुद हर एक, आई होप आप खुद हर एक को ट्राई कर रहे हो मेरे से पहले, है ना। मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले हर एक को ट्राई कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ। वही आपको एक चैलेंजिंग माइंड बनाएगा, वही आपको एम्स IIT जैसे कॉलेज में पहुँचाएगा। जब तक आपका वो एटीट्यूड नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। अच्छा चलो आगे। लेट्स से आपको बताना है NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव में, इनमें बताना है ना, इनमें आपको बताना है। तो स्ट्रक्चर NO पॉजिटिव का तो अभी हमने बनाया था, है ना, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव का है, और NO2 नेगेटिव, है ना, NO2 नेगेटिव, ये NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी हमने बनाया था। NO3 का बना लेते हैं, NO3 नेगेटिव का, है ना, NO ये होगा NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल लेना। इसकी हाइब्रिडेशन है sp, इसकी हाइब्रिडेशन sp2, इसकी हाइब्रिडेशन sp2, है ना।
इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन sp, 2 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन sp, लोन पेयर 0 था। इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर तो हाइब्रिडेशन आपकी sp2। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर तो इसकी हाइब्रिडेशन भी sp2, इसकी हाइब्रिडेशन भी sp2। तो हाइब्रिडेशन तो आप निकालोगे, लेकिन हाइब्रिडेशन के बाद भी आपको घुसना तो स्ट्रक्चर में ही पड़ेगा ना, सिर्फ हाइब्रिडेशन से तो काम होगा नहीं। हाँ, हाइब्रिडेशन से आप ये बोल सकते हो कि इसकी हाइब्रिडेशन sp है तो इन दोनों की sp22 है, तो आप ये बोल सकते हो कि इसका बॉन्ड एंगल इन दोनों से तो ज़्यादा हो गई, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल NO2 प्लस का होगा, है ना, जिसकी हाइब्रिडेशन sp है, इसकी हाइब्रिडेशन sp है, इन दोनों की sp2 है। तो आप ये तो बोल सकते हो कि इसकी हाइब्रिडेशन मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल है इन दोनों के बॉन्ड एंगल से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन जिसकी होती है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा ही होता है एज कम्पेयर टू sp2 के, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, इतना क्लियर है। लेकिन बात आती है इन दोनों में कि इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन सेम है। अब देखो हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, फिर आप आगे गए लोन पेयर है कि नहीं, तो वो देख रहे हैं आप, तो इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर नहीं है। तो लोन जिसमें लोन पेयर है उस केस में रिपल्शन ज़्यादा मिलेगी, सिंपल सी बात है। इस केस में आपके लोन पेयर कितने हैं, 1 है, इस केस में आपका लोन पेयर 1 है, इसमें लोन पेयर आपका 0 है ना। तो बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, बॉन्ड एंगल आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लोन पेयर के। तो जहां लोन पेयर ज़्यादा उधर बॉन्ड एंगल कम, मतलब इधर आपका थीटा, इधर ए वाला बॉन्ड एंगल कम होगा एज कम्पेयर टू इसके, ए वाला बॉन्ड एंगल कम होगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड इसके बॉन्ड एंगल के। तो मतलब ए है आपका NO2 नेगेटिव और ये है आपका NO3 नेगेटिव, तो मतलब ये NO2 नेगेटिव का बॉन्ड एंगल कम होगा NO3 नेगेटिव से। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, फिर NO3 नेगेटिव का बॉन्ड एंगल, फिर NO2 नेगेटिव का बॉन्ड एंगल। बोलो भाई, यही ऑर्डर आया सबका, यही आया होगा, है ना। इसकी हाइब्रिडेशन sp थी, इसकी sp2, इसकी sp2, तो इसको तो आपने क्लियरली बता दिया कि इसका बॉन्ड एंगल तो इन दोनों से ही ज़्यादा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा इसका, तो इसका बॉन्ड एंगल तो सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, अब युद्ध रह गया था इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों की हाइब्रिडेशन क्या है, सेम, हाइब्रिडेशन सेम है, तो इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 0 लोन पेयर है, तो जहाँ लोन पेयर ज़्यादा उधर आपका बॉन्ड एंगल कम, सिंपल सी बात है, जहाँ लोन पेयर ज़्यादा उधर बॉन्ड एंगल कम। तो इधर लोन पेयर 1 है तो इधर बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, इधर लोन पेयर 0 है तो इधर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, है ना, क्योंकि रिपल्शन देगा तो इसका बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। तो NO3 पहले आया, फिर NO2 नेगेटिव आया, ठीक है। और ऐसे अगर आप ऐसे भी देखना चाहो तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है, इसका होता है 115 डिग्री और इसका होता है 120 डिग्री। ये तो आपका है वही है ना, ट्रिगनल प्लेनर स्ट्रक्चर, 3 बॉन्ड है, ठीक है, तो ट्रिगनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इसका 180 डिग्री, 115 डिग्री, 120 डिग्री, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर आपका ए वाला। अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ जाता है NO2 भी बीच में डाल देते हैं, क्या दे देते हैं, NO2 भी दे देते हैं, 4 कंपाउंड दे देते हैं। तो बस इतना याद रखना कि NO2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 132 डिग्री होता है। कितना होता है NO2 का, जो कभी कभी मस्ती कर देते हैं जेई वाले या नीट वाले कि NO2 भी साथ में दे देते हैं, 3 तो ये दिए ही हैं, साथ में ये भी दे देते हैं, NO2 भी दे देते हैं, इन चारों में बताओ। तो NO2 का बॉन्ड एंगल याद रखना कि 132 डिग्री होता है। तो आप कंपेरिजन इजिली कर सकते हो, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसका 115, इसका 120, इसका 132, तो मतलब सबसे ज़्यादा है NO2 प्लस का, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसका NO2 का, उसके बाद आपका किसका NO3 नेगेटिव का, फिर आपका NO2 नेगेटिव का। ये आपका फाइनल ऑर्डर आएगा अगर आपको चारों के बीच में पूछे, ठीक है। तो NO2 का बॉन्ड एंगल पता है, दिमाग में रखना कि 132 डिग्री होता है। क्लियर है, चले चलो। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे चलो, लेट्स से हम ले लेते हैं लेट्स से है ना, एक बीच में मिस हो गया,
चलो इतने ले लो, ठीक है। मान लो ये 4 हैं, इसके बीच में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। अच्छा तो देखो क्या है इसमें, हाइब्रिडेशन देखो सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, ऑक्सियल फैमिली के ही है सब, मतलब सेंट्रल आपका देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि सेंट्रल एटम डिफरेंट हो रहा है, क्लियरली पता लग रहा है, क्लियरली पता लग रहा है कि सेंट्रल एटम चेंज होते जा रहा है, पेरिफेरल एटम आपका सेम है, सराउंडिंग एटम आपका सेम है, सेंट्रल एटम आपका डिफरेंट होते जा रहा है। तो वही वाला केस लगेगा, है ना, वही वाला केस लगेगा जो सेंट्रल एटम डिफरेंट वाला। ये इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडेशन सबकी सेम ही है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सब में सेम ही है। तो जब हाइब्रिडेशन भी सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो, तो हम कहाँ जाएंगे, हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि पेरिफेरल एटम डिफरेंट है। फ्लो चार्ट को देख लो एक बार वापस, जब आपका हाइब्रिडेशन भी सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो, तो क्या देखेंगे कि ये देखो सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि पेरिफेरल एटम डिफरेंट है। तो इस केस में तो सेंट्रल एटम आपका डिफरेंट होता जा रहा है। इस केस में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इधर सल्फर, इधर सेलेनियम, इधर टेलेनियम। अच्छा तो जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो आपको पता है कि साइज जो है, आप जितना साइज कम उतना आपका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, या साइज या बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक ही बात है। अच्छा तो मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा फिर इसका, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा, सेंट्रल एटम का साइज सबसे छोटा, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। साइज या बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम है, हम देख चुके हैं। बॉन्ड एंगल आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम के, जिसका इसका साइज सबसे छोटा तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। हालांकि इसकी हम अभी एक इसी में हम ड्रैगोस रूल अप्लाई करेंगे। देखो इन दो चीज़ों में ड्रैगोस रूल अप्लाई होगा। एक हमने पीछे जो एग्जांपल की थी ना, जो आपको मैं फ्लो चार्ट के टाइम में एग्जांपल कराई थी, ए वाली, इन दोनों में ही हम ड्रैगोस रूल अप्लाई करते हैं इन दोनों एग्जांपल में, ठीक है। उससे अभी ड्रैगोस रूल क्या होता है क्या नहीं वो बाद में देखते हैं। अभी के लिए तो अभी हम बॉन्ड एंगल ही निकाल रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल तो हमने देख लिया कि ऐसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा कि सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट हो तो साइज जो है आपका वो क्या होगा, साइज जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, ठीक बात है। अच्छा चलो चल 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 भाई, आगे देखते हैं। लेट्स से CFO2 CO Cl2 CO Br2 CO I2, इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो देखो क्या है, इन सब का स्ट्रक्चर चाहो तो बना लो। ऑक्सीजन आपको पता 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ऐसा सबका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इनके स्ट्रक्चर तो आप आई होप इजीली बना पा रहे होंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा है तो आराम से बना रहे होगे आप। अच्छा तो ये स्ट्रक्चर है इनके। तो देखो क्या है, इन सब के केस में सेंट्रल एटम तो आपका सेम ही है, सेंट्रल एटम आपका सेम है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। पेरिफेरल एटम डिफरेंट है। देखो इस केस में सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, इस केस में क्लोरीन है। मतलब सराउंडिंग एटम 2 टाइप के हैं, एक ऑक्सीजन है और हेलोजन्स है। तो ऑक्सीजन तो सब में सेम ही है, तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग तो कुछ बता नहीं पाएंगे। तो इस केस में देखो इस केस में फ्लोरीन है आपका सराउंडिंग एटम, इस केस में क्लोरीन, इस केस में ब्रोमीन, इस केस में आयोडीन। तो जब सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, हाइब्रिडेशन तो देखो सबकी सेम ही होगी। इसकी हाइब्रिडेशन भी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी है sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड ही है, एक तो पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन आपकी sp2। तो हाइब्रिडेशन सेम है, ठीक है, हाइब्रिडेशन सेम है। तो अब हमें क्या देखना है, पेरिफेरल एटम को देखना है, पेरिफेरल एटम को देखना है, क्योंकि पेरिफेरल एटम डिफरेंट होते जा रहे हैं। जब आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, जब आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, जब सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, फिर क्या करेंगे, सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, साइज जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, जिसका साइज ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो किसका साइज ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा साइज होता है आयोडीन का, है ना, आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। साइज आपका बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के, जब सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो। इस केस में तो सेंट्रल एटम सेम है हर जगह, सराउंडिंग एटम आपका डिफरेंट होता जा रहा है,
तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ ए सराउंडिंग एटम। तो जिसका साइज ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक बात है। अच्छा चलो ये जो हल्का हल्का सरूर है वो तेरी नजर का कसूर है, शराब पीना सिखा दिया। तो आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से काले काले जुल्फों के पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए। ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं आपको, है ना। इसमें आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। पहला क्या है, 4 मतलब ऐसे ऐसे भी लिखा हो सकता है, वाटर, है ना, OCH3 ट्वाइस। तीसरा क्या है, CH3OC2H5 या OC2H5 ट्वाइस। ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, एक ही बात है। इनको खोल के, वाटर आपका ये रहा, इसको हमने ऐसे लिखा है, इसको हमने ऐसे लिखा है, उसको बस मैंने खोल के दिखाया हुआ है, इसको ऐसे लिखा है, सेम ही बात है। अच्छा, इनमें आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो देखो सेंट्रल एटम सेम है सब में, सेंट्रल एटम सब में सेम है। सेंट्रल एटम सेम है, क्या है, पेरिफेरल एटम डिफरेंट है। सेंट्रल एटम सेम, आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो रहे हैं। तो देखो साइज, देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है, साइज जहाँ ज़्यादा उधर बॉन्ड एंगल ज़्यादा, साइज ज़्यादा बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो इधर देखो आपको पता है एक बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है ना यार, C2H5। क्या देखो C2H5 क्या होता है, ऐसा ग्रुप होता है, ये दो C2 ये ऐसा ग्रुप होगा, C2H5 इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। और CH3 ग्रुप क्या होता है, CH3 ग्रुप ऐसा है, ठीक है, ऐसा CH3 ग्रुप होता है। तो इसका साइज सबसे ज़्यादा है ना। इधर आपके जो पेरिफेरल ग्रुप लगे हुए हैं इनका साइज ज़्यादा है, इनका साइज ज़्यादा है, और इसका साइज कम, इसका हाइड्रोजन का साइज सबसे कम। सराउंडिंग एटम आपका सेंट्रल एटम सेम था, सराउंडिंग एटम के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, इतना आपको क्लियर है, क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है तो मतलब सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। सराउंडिंग आपके सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है, मतलब सराउंडिंग ग्रुप डिफरेंट है। सो सराउंडिंग एटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था साइज के, है ना। साइज जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था बॉन्ड एंगल के। तो इसका इस ग्रुप का साइज सबसे बड़ा होगा, इन ग्रुप का साइज बड़ा होगा। इधर आपका एक बड़ा ग्रुप है, एक थोड़ा सा छोटा ग्रुप है, इधर दो छोटे छोटे मतलब मीडियम टाइप के ग्रुप हैं, और इधर तो बिल्कुल ही छोटे हैं, इधर तो दो छोटे छोटे से हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो मतलब क्लियरली आपको ये समझ आ रहा है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ए होगा, है ना, क्योंकि इधर आपका पेरिफेरल ग्रुप का साइज बड़ा होता जा रहा है, पेरिफेरल ग्रुप का साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज ज़्यादा तो आपका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, है ना। सेंट्रल एटम सेम था, सेंट्रल एटम सब केस में सेम था। आपका पेरिफेरल एटम में सराउंडिंग ग्रुप आपका डिफरेंट होता था, तो सराउंडिंग ग्रुप इधर सबसे बड़ा है, इसका साइज सबसे ज़्यादा है, तो इधर इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एक क्वेश्चन और हो गया। आई थिंक हमने 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, लेट्स से हाँ, इन तीनों में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, इन तीनों में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो तीनों में देखो सेंट्रल एटम तो सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है ना। हाइब्रिडेशन तो इनकी हाइब्रिडेशन सेम ही है, आपको पता है ना। हाइब्रिडेशन सेम थी, लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम थे, इसीलिए हम सेंट्रल एटम वाली जगह पे आए, है ना। पहले हम हाइब्रिडेशन वगैरह चेक करते हुए आएंगे ना,
सीधे ना कूद जाना। हाइब्रिडेशन सेम है, लोन नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। फिर हमने देखा कि आप देखते हैं सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि पेरिफेरल एटम डिफरेंट है। तो पेरिफेरल एटम डिफरेंट है इधर, है ना, सराउंडिंग एटम आपका डिफरेंट है। इस केस में क्लोरीन है, इस केस में फ्लोरीन, इस केस में हाइड्रोजन। तो साइज जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, जब आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो। तो क्लोरीन का साइज सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर हाइड्रोजन का, है ना। तो मतलब ऑर्डर क्या आना चाहिए, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये क्या है, गलत है। आपको एक एक्सेप्शन लिखाई थी मैंने, उसी को अप्लाई करना है। ये गलती तो नहीं की आपने, आई होप आपने नहीं की होगी, वैसे जिसने की है तो सुधर जाओ अभी, है ना, कि एग्जाम में गलती ना हो। तो क्लोरीन का साइज तो ठीक है कि इसका पेरिफेरल एटम, क्लोरीन का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इन दोनों के। लेकिन जब मैंने आपको बोला था कि जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपके पेरिफेरल सराउंडिंग एटम की तरह ट्रीट, जब आपका हाइड्रोजन एक जगह हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम हो और एक जगह आपका फ्लोरीन सराउंडिंग एटम हो, तो जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कंपैरिजन होगा तो हाइड्रोजन जब आपका सराउंडिंग एटम की तरह एक्ट करेगा तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, उस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, फिर वाटर और मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में हाइड्रोजन वाले कंपाउंड का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू F2O वाले का। तो ये आपका फाइनल ऑर्डर होगा। ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितनों ने सही किया था, ठीक है। ये बताना, मुझे पता तो लगे कितनों ने सही किया, कितने लोग जाग रहे थे, ठीक है। तो ये यार कुछ बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन हो गए। इससे बाहर आपका बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, या ना जेई मेंस में, ना एडवांस में, ना नीट में, ठीक है। इतने ही टाइप के आपके, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके जेई में या नीट में आते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक बात है। चलो, तो आगे बात करते हैं ड्रैगोस रूल की। देखो, अगर लेक्चर लेंथी हो गया होगा तो मैं ड्रैगोस रूल को अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा, 2 वीडियो में स्प्लिट करके अपलोड कर दूंगा।